1950 से 1990 ये दौर कुछ ऐसा था जब हमारी इंडियन इकोनॉमी एक 200 साल पुराने शासन से निकलकर बाहर आई थी। अब इंडियन इकोनॉमी को अपने आप को स्टेबलाइज भी करना था, चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तो उसमें रिफॉर्म्स की भी जरूरत पड़ी। डिफरेंट सेक्टर्स में रिफॉर्म की जरूरत पड़ी। हमने पढ़ा है 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इन तीनों सेक्टर्स में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लिए गए, वो सभी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ साथ बने रहिएगा, लास्ट में आपको मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। प्रीलिम्स में से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, और साथ में मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इसमें देखेंगे। चैप्टर को एंजॉय करिएगा, बैठ के आराम से अपने चैप्टर के छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो चाहो तो। अब चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस प्रकार के, जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रॉम 1950 टू 1990। 1950 से 1990 के दौरान इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, लाइसेंस राज, फ्री ट्रेड एंड लिबरलाइजेशन, इनमें से आपको बताना है इंडियन इकोनॉमी का फीचर क्या था। देखिए, वैसे तो मैं चाहूंगी आप लोग खुद से इसका आंसर करने की कोशिश करें, पर इसका आंसर मैं आपको बता देती हूं वीडियो के एंड में। अब बने रहिए मेरे साथ और पहले करिए इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट। आप चाहो तो खुद से भी इसका आंसर जो है कमेंट्स में डाल सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय extensive use of the chemical fertilizers and HYV seeds, redistribution of the land, focus on the tribal agriculture, mechanizations of the agriculture across all the states. Next question. The main objective of land reforms in India was increasing government revenue, promoting industrial growth, eliminating intermediaries, and providing land to the all landless laborers. ये थे कुछ यार प्रीलिम्स के क्वेश्चंस। अब है ये सारे जो मेंस में पूछे जाते हैं। मेंस में ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ GS3 के पार्ट में से आएगा, मेंस में एसए के अंदर भी आता है इससे। मेंस के अलावा ये लिंक्ड है आपका हिस्ट्री से, मैंने पहले भी बात करी थी। तो ये सब के सब आपको पढ़ना जरूरी है। ये चैप्टर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमी इसीलिए पढ़ाई जाती है। जीएस पेपर 3 में 2022 का एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लानिंग इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड असेस इट्स रेलेवेंस इन द लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट ऐसी क्वेश्चन आपको 2017 में भी आया था, अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, की लैंड रिफॉर्म्स जितने भी हुए थे वो एक तरह से फेलियर था। वो क्यों फेलियर था, उसके क्या फीचर्स थे, क्या ड्रॉबैक्स थे, वो सभी आपको इसमें एक्सप्लेन करने थे। हाउ फार कैन दे बी सक्सेसफुल इन द करंट सिनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएस पेपर 3 में 2013 में आया था, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। पीएसयूज की बात की गई है। हाउ कैन दे बी मेड एफिशिएंट, क्योंकि पीएसयूज जो है लास्ट में डिसइन्वेस्टमेंट हो जाती है, ठीक है, हमें बेचने पड़ जाते हैं। इससे पहले ही उसको एफिशिएंट बनाने के लिए हम कौन से मॉडल्स ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आज के समय पे बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और बहुत तरीके की चीजें, वो सब इस आंसर में, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको सब्सटेंशिएट करना था। फिर मैंने कहा था आपसे कि ऐसे में 2018 में क्वेश्चन बना था, जैसे एग्रीकल्चर सब्सिडीज, अ बैन और अ बून, किस तरीके से आपका काम करा था इसने। ग्रीन रेवोल्यूशन को और बहुत सारी अदर चीजों को आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के एंगल से क्वेश्चन था, हाउ डिड द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी शेप द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। आपको इसका आंसर देना था किस तरीके से, कि भाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन कौन सी थी, क्या क्या इसमें स्टेप्स लिए गए थे, किस टाइम पीरियड में ये हुआ था, ठीक है, इसके ड्रॉबैक्स क्या रहे, इसके फायदे क्या रहे, और कंक्लूजन में आपको अपनी समझ से लिखना होता है कि आगे हम और रिफॉर्म्स जो हैं किस तरीके से ले सकते हैं जो इंडस्ट्रीज में ग्रोथ हो, जीडीपी में सपोर्ट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, राइट। तो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 200 साल तक राज किया, लास्ट में पता चलता है कि भाई अब ये राजपाट समाप्त हुआ। जितनी भी मेहनत हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने की उसको पूरी तरीके से इंडिया में हमारा उतार लिया गया कि भाई अब जाके आपको फ्रीडम मिल रही है। 15 अगस्त 1947 को डेट अनाउंस की गई, उससे एक दिन पहले पाकिस्तान के लिए फ्रीडम अनाउंस कर दी गई, और यही था टाइम जब हमारे इंडियन नेशन को फ्रीडम मिली। अब देखिए, फ्रीडम तो मिल गई, अब आपको देश अपने हिसाब से चलाना है। देश कैसे चलाना है, किस तरीके की आपकी इकोनॉमिक सिस्टम रहेगा, ये चीज अब सोच विचार वाली थी।
तो जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा कि साथ में जो आपका नेशन है रशिया, ठीक है, आपने रूस को देखा तो रूस में भाई पूरा सोशलिस्ट पैटर्न था, जहां पे कहीं पे भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं थी, कैपिटलिज्म नहीं था। तो लाते तो वहां पे वो अच्छा होता, पर इंडियन इकोनॉमी उस स्टेबिलिटी में थी नहीं कि भाई पूरी तरीके से सोशलिस्ट बना ले। कैपिटलिस्ट बना नहीं सकती, क्योंकि वापस वहां पे क्या होगा, लोगों का शोषण होना शुरू हो जाएगा। अब हमें कुछ एक बीच की राह चाहिए थी, तो हमने मिडवे कैसे निकाला कि भाई दोनों ही सिस्टम्स को हमने मिक्स कर दिया, तो हमारा नाम आया मिक्स्ड इकोनॉमी। यही चीज अब हम इस पे एक्सप्लेन कर लेते हैं कि भाई यहां पे चल रहा था सोशलिस्ट पैटर्न। तो एक तो हो गया आपका इकोनॉमिक में सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में होगा सब चीजें समाजवादी हैं, समाजवादी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। दूसरा होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, जहां पे कैपिटलिज्म पूंजीवादी लोगों को ही समर्थन मिलेगा। अब मैंने कहा तीसरा हो गया मिक्स्ड, जिसमें मैंने दोनों के ही फैक्टर्स को इन्वॉल्व कर दिया। कुछ लोग जो होंगे कैपिटलिस्ट होंगे, वो भी आपकी इस इकोनॉमी में दिखेंगे, और साथ में गवर्नमेंट जो होगी सोशल पैटर्न को लेकर भी चल रही होगी। इसे कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। इस तरीके से हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी इकोनॉमिक सिस्टम जनरेट हुआ। अब था भैया वेलफेयर करना है। अब गवर्नमेंट को जब वेलफेयर करना है, सबसे पहले आता है करना क्या क्या है, किसके लिए करना है, ठीक है, फंड्स कहाँ से आएंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सभी चीजें जो थी अब यहाँ पे गवर्नमेंट के सामने नजर आती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसके लिए प्लानिंग करने के लिए सोचती है, डिसाइड करती है। तो फर्स्ट प्लान 1951 से स्टार्ट होता है और प्लानिंग कमीशन उसके लिए अलग से बैठाई जाती है। अब ये प्लानिंग कमीशन जो थी क्या करेगी, वो गोल्स बनाएगी। उसने क्या सोचा कि भाई प्लानिंग कमीशन ने क्या सोचा कि भाई वो 5 साल के गोल्स बनाएगी, इसीलिए हर जगह कहा गया 5 ईयर प्लान्स बनेंगे, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स को बनाया जाएगा। 5 ईयर प्लान्स, इससे होगा क्या, कंट्री जो है अपने फ्यूचर को देखकर 5 साल तक के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए 5 साल तक के लिए कुछ प्लान्स बनाएगी, उसको रन करेगी। इस तरीके से कंट्री रन की जाएगी। तो फर्स्ट प्लान चला 1951 से 1956 तक। अब यही थी हमारी प्लानिंग कमीशन। इसका सबसे बड़ा मोटो क्या था, इसका सबसे बड़ा मोटिव था जेम, याद रखना, ठीक है, हीरा याद रखते हो, ऐसे ही आपको जेम भी याद रखना है। जेम का मतलब कुछ नहीं है भैया, जेम का मतलब ग्रोथ इक्विटी, GEMS। एक हीरे से ज्यादा बना दो जेम्स, ठीक है। G से ग्रोथ, E से इक्विटी याद रखना, M से मॉडर्नाइजेशन याद रखना, और S से आप सेल्फ रिलायंस याद रखना। गवर्नमेंट चाहती थी कि हम लोग के पास ग्रोथ भी हो, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो हर जगह पे, साथ में हर चीज में मॉडर्नाइजेशन हो, ना कि इंडस्ट्रियल एरिया में हर एक पार्ट और हर एक क्षेत्र में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन हो। इसके अलावा सेल्फ रिलायंट हो, हम किसी दूसरी कंट्री पे निर्भर ना रहे, अपना सारा का सारा मटेरियल जो है, चाहे वो हमारी हैवी मशीनरीज हैं, चाहे वो कोई भी अदर गुड्स और सर्विसेज है, वो हम खुद से बना पाए। तो हम लोगों ने कहा सेल्फ रिलायंस, राइट। तो प्लानिंग कमीशन ने इसके ऊपर चीजों को बनाना स्टार्ट किया। कभी भी आंसर लिखोगे तो ये जेम्स को हमेशा याद रखोगे, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। अब होता क्या है, पहला प्लान तो बढ़िया गया हरोल डोमर मॉडल का, फिर दूसरा प्लान जो आया वो था अपने यहाँ पे सेल्फ रिलायंस अगर लेकर आना है तो पहले हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करो, है ना। दूसरी कंट्री से हैवी इंपोर्ट्स करने की जगह खुद के यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करो। वो प्लान था PC महालनोबिस का, ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ये इंडियन थे। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्लानिंग कमीशन को बताया किस तरीके से हैवी इंडस्ट्रीज इंडिया में ही आपकी आ सकती है, इंडिया में ही आपका जो है, आपका भारत खुद से ही शक्तिशाली बन सकता है बिना कहीं से इंपोर्ट किए। तो यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने पे जोर दिया गया। ये कौन सा प्लान था जी, ये प्लान था सेकेंड 5 ईयर प्लान, राइट, सेकेंड 5 ईयर प्लान। अब ये वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, इसी के अंदर मैं आपकी रिवीजन भी लास्ट में करवा कर दूंगी। मैंने कहा कंट्री की जो जीडीपी है, मैंने कहा कंट्री की जो जीडीपी है ना, वो ज्यादातर डिराइव होती है आपकी कुछ सेक्टर से। वो सेक्टर मेनली कौन सा था उस समय पे, वो सेक्टर था एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां पे ज्यादातर लोग आपके
निर्भर थे, ठीक है। फिर था इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि हम लोगों ने इंडस्ट्रीज पे भी बड़ा जोर दिया था। और लास्ट में आपका था सर्विस सेक्टर, जिसमें चुनिंदा कुछ परसेंटेज में ही लोग जो थे, 15 से 10% ही लोग जो थे जुड़े हुए थे। ये है आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और आपका सेवाएं मतलब सर्विस सेक्टर। मैंने कहा उन सारी चीजों को देखते हुए हमें ग्रोथ चाहिए थी, हमें हर एक क्षेत्र में ग्रोथ चाहिए थी। ग्रोथ किस तरीके से चाहिए? देखो, ग्रोथ आएगी आपकी मॉडर्नाइजेशन से। जब मैं बात कर रही हूँ मॉडर्नाइजेशन का, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नई इंडस्ट्रीज के अंदर नई मशीनरी सेटअप कर दूं, वो मॉडर्नाइज हो गया। पुरानी ऑर्थोडॉक्स तकनीक जो है, हमारी टेक्निक्स जो है, उन्हें छोड़कर नई टेक्निक्स पे, मशीन की तरफ, मैकेनाइज्ड वे में चले जाऊं तो वो मॉडर्न हो गए। मॉडर्न तब थे हम जब हम लोग वुमेन्स को भी सेम इक्वल सपोर्ट करेंगे। इसको कहा गया था मॉडर्नाइजेशन, जिसमें क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ कहा नहीं गया था कि भाई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आ जाओ। ये कहा गया था वुमेन को भी यहाँ पे सेम राइट्स मिलने चाहिए एज सेम एज मेन। वो था मॉडर्नाइजेशन इंडिया के लिए, राइट। फिर यहाँ पे है सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर बनो, हर चीज अपने आप प्रोड्यूस करो ना, बाहर से क्यों इंपोर्ट करवा रहे हो। तो अवॉइडिंग इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स मतलब होता है आयात, ठीक है। बाहर से जब चीजें आती हैं, गुड्स और सर्विसेज बाहर किसी दूसरी कंट्री से आप लोग मंगवा रहे हो, क्योंकि आपकी खुद की कंट्री में नहीं है। अब इन चीजों को अवॉइड करना था। फिर थी इक्विटी, राइट। इक्विटी क्या थी? यहां पे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी चाहिए थी हमें। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी मतलब समाज में हमारे हर तरीके के लोग हैं, बहुत रिच भी हैं, बहुत पुअर भी हैं, बहुत मिडिल क्लास भी हैं। तो हमारा जो समाज था, आज भी हमारा समाज जो है, ज्यादातर जो लोग हैं वो अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। ये चीजों को देखते हुए हमें इक्विटी लेके आनी थी। हमारा मेन मोटिव बन गया था 5 ईयर प्लान्स के लिए भी कि इक्विटी को भी सपोर्ट करना है, राइट। अब बात आती है लैंड रिफॉर्म्स की। सरकार ने देखा 1950 से 1990 के दौर पे हम लोगों को जो शासन था पुराना, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने जमींदारी सिस्टम इतना ज्यादा यहाँ पे टाइट कर दिया था कि हर जमींदार के पास तो एकड़ एकड़ के लैंड है, और यहाँ पे जो दूसरे फार्मर्स हैं उनके पास लैंड के नाम पे एक छोटा सा पट्टा है, एक पैटर्न है बस। और ऐसे ही दूसरे और थे जिनके पास लैंड है ही नहीं, उन्हें कहा गया लैंडलेस लेबर्स, राइट। तो लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में लाना बहुत जरूरी था। अब लैंड रिफॉर्म्स किस तरीके से लाए गए? ये जो इनइक्वालिटी थी, ये जो ज्यादा और कम का रेशियो था, उन सभी को ठीक करना था। तो यहां पे लैंड रिफॉर्म उस हिसाब से लेकर आने थे। मैंने कहा यहां पे अबॉलिश करना था इंटरमीडिएटरीज को, जितने भी बिचौलिए थे वही थे सारे जमींदार, उनको हटाना था, बीच में से सारी चीजों को हटाना था, इरोड करना था जमींदार की सिस्टम, ये सभी को खत्म किया गया। फिर दूसरा था, मैंने कहा यहाँ पे लैंड की सीलिंग्स करी गई। सीलिंग्स क्या है कि भाई जितना एक लैंड है, एक उसमें लिमिट बांध दी गई कि इससे ज्यादा लैंड जो है किसी इंसान के पास नहीं होना चाहिए। बहुत से सेक्टर्स हैं, बिहार हुआ, इस क्षेत्रों में हमारे फेल हुआ था, बहुत बुरी तरह फेल हुआ था लैंड रिफॉर्म, क्योंकि वहां पे किसी ने माना ही नहीं। और जो वहां के लोग थे वो इतने लॉयल थे अपने जमींदारों के प्रति और अपने अदर पीपल्स के प्रति, वो लोगों ने लैंड रिफॉर्म बाहर बाहर से दिखा के अंदर वापस उनको जमीनें ट्रांसफर कर दी। फिर आया था इसमें कोऑपरेटिव, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई लैंड रिफॉर्म्स में आप एक और चीज कर सकते हो कि यहाँ पे कोऑपरेटिव जो लैंड्स हैं उसको भी, और कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, इन सभी चीजों को भी प्रमोट करवा सकते हैं। ये सब थे लैंड रिफॉर्म्स। और यहाँ पे लैंडलेस लेबर को भी जमीनें दी गई थी। इसको भी और भी आगे हम डिस्कस करेंगे जब रिविजन्स भी करेंगे। पर मेजरली ये थे आपके लैंड रिफॉर्म्स की जमीनें जो थी बहुत ही टुकड़ों में थी, कहीं किसी बस बहुत बड़े चंक में थी। तो इन सभी को इक्वल करना बहुत जरूरी था। और जो जमींदारी सिस्टम से हमारा पूरा देश परेशान था, उससे भी लोगों को बाहर निकालना जरूरी था। अब आती है बात ग्रीन रेवोल्यूशन की, हरित क्रांति। ये जो हरित क्रांति है ना, ये इंडिया में लेकर आई गई ताकि हम लोग फूड सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दें। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। और इसमें था क्या फूड सिक्योरिटी में कि भाई इंडिया के पास इतना सफिशिएंट अनाज होना चाहिए, सीरियल ग्रेन्स होने चाहिए कि वो लोग कभी भी दूसरी कंट्रीज पे खाने के लिए डिपेंड ना रहे, राइट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आएगी, ये 2 फेज में लेकर आया गया था। एक था 1960s के मिड में, ठीक है, दूसरा था 1970s के मिड में। और इस पे क्या ध्यान दिया गया कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कितने % से हुई? 200% से इंक्रीज हुई थी।
पायलट प्रोजेक्ट की तरह लेकर आया गया था, जहां पे आपका जितने भी नॉर्थ वेस्ट के रीजन्स हैं उन्हीं की साइड पे, नॉर्थ रीजन्स हैं उन्हीं की साइड पे अप्लाई किया गया। यूपी में किया गया, हरियाणा में किया गया, ठीक है, पंजाब में किया गया, उसके अलावा पर राजस्थान में किया गया। इन सभी मतलब क्षेत्रों में, इसके अलावा भी क्षेत्र थे, इन सभी क्षेत्रों में क्या किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन को एक बार पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू करके देखा गया। बड़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी निकली यहाँ के, इसीलिए लोग जो हैं आज के समय पे एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस भी है, राइट। अब जब मैं बात कर रही हूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की, इसमें यूज क्या किया गया होगा, HYV सीड्स, ठीक है, सीड्स अलग तरीके, सीड्स जो थी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज किया गया ताकि आपकी अच्छी पैदावार हो। फिर आपके फर्टिलाइजर्स को यूज किया गया, इसके अलावा आपके वीडिसाइड्स जो थे, पेस्टिसाइड्स जो थे, ठीक है, इन सभी चीजों को यूज किया गया। एक सिर्फ HYV सीड्स अकेली नहीं थी, इसमें टेक्निक्स को चेंज किया गया, सभी चीजों में समर्थन जाके तब ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो आपका पूरी तरीके से उभर के आया, 200% की यहाँ पे पैदावार इंक्रीज करवाई। अब मैं बात करती हूँ कि भाई इंडस्ट्रीज का क्या हाल था। देखो इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूँ ना, तो इंडस्ट्रीज के लिए सेकंड 5 ईयर प्लान लगाया गया कि यहाँ पे हैवी इंडस्ट्री सेटअप करो, पहला तो वो था। दूसरा यहाँ पे इंडस्ट्रीज के अंदर क्या किया गया कि भाई इधर आपके जितने भी लाइसेंस राज थे ना, उन सभी को अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। ये दौर कुछ पहले का है जब यहाँ पे लाइसेंस हुआ करते थे। 1990 से 1991 का एक ऐसा दौर आया जब फाइनेंशियल क्राइसिस से इंडिया जूझ रहा था। तब हम लोगों को जो इंटरनेशनल IMF है, तो हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जब लोन लेना था, उस समय हमें उनकी कंडीशंस माननी पड़ी, जिसके कारण हमने क्या किया, LPG रिफॉर्म्स किए थे। पर ये LPG रिफॉर्म्स क्या थे, 1991 के दौरान, मतलब इसके बाद वाले टाइम पीरियड में हम पढ़ेंगे। इससे पहले सारा लाइसेंस राज है। अब लाइसेंस राज में यहाँ पे सारे के सारे शेड्यूल्स में सब चीजें डिवाइडेड हैं कि भाई ABCD। यहाँ पे बोला गया है कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ही उसको प्रोड्यूस कर सकती है। फिर कुछ ऐसे निजी क्षेत्र है जहाँ पे आधी गवर्नमेंट और आधा थोड़ा प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो सकता है, और कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर चाहे तो वो आराम से आ सकता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा रेड टेपिज्म था, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा करप्शन था, और यहाँ पे पेपर वर्क बहुत ज्यादा था। मतलब आपको हर एक छोटी चीज के लिए लाइसेंस चाहिए, हर एक दूसरे काम के लिए आपको लाइसेंस लेकर आना पड़ेगा, जिसके कारण इंडस्ट्रीज में रिफॉर्म लाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। 1991 के दौरान आपके LPG रिफॉर्म्स है। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जहां पे आपका लिबरलाइज किया, लाइसेंस राज को समाप्त करवाया। प्राइवेटाइजेशन, निजी क्षेत्रों को भी आपका प्रायोरिटी दी गई। फिर ग्लोबलाइजेशन, जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ ध्यान देने लगे। ये सब चीजें आई इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के अंदर। अब आती है ट्रेड पॉलिसी। देखो ट्रेड क्या है, हम अब ट्रेड की बात करेंगे फॉरेन पर्सपेक्ट से। किस तरीके से, फॉरेन पर्सपेक्ट से बात करेंगे। मैंने कहा ये है इंडिया। अगर ये इंडिया है जी, तो भाई इंडिया जो है अपने क्षेत्र, अपने खुद की कंट्री के अलावा भी बाहर जगह पे जाकर यहाँ पे चीजें बेचेगा। अगर वो USA में बेच रहा है, ठीक है, अगर वो चाइना में कोई चीजें बेच रहा है, ठीक है, या फिर वो जापान से कोई चीजें मंगा रहा है, जैसे आपकी मेट्रो या फिर कोई बुलेट ट्रेन, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब कोई चीज इन है, आ रही है, आयात है, हिंदी में कहते हैं आयात, तो उसे कहेंगे इंपोर्ट्स, ठीक है। कोई चीज आउट है, एक्स है, ठीक है। एक्स कैसे कि भाई बॉयफ्रेंड जो होता है एक्स, जो चला गया तो एक्स कह देते हैं ना, एक्स बॉयफ्रेंड, वही एक्स, चले गया तो एक्स, तो एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इसे कहते हैं निर्यात, हिंदी में इसे कहते हैं निर्यात। अब होगा क्या, जब हम लोग बाहर चीजें बेचेंगे तो उसको कहेंगे एक्सपोर्ट, जो चीजें हमने बाहर भेजी, उसके बदले में ये लोग हमें पैसा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर हम मतलब डॉलर देंगे ना, ये तो अगर हम बाहर चीजें ना बेचकर हम लोग कहीं से मंगाएंगे कोई चीज, उसको कहेंगे इंपोर्ट्स,
ठीक है, आयात, और हम बदले में इनको पेमेंट करेंगे। इस तरीके से पूरा सिस्टम चलेगा, जिसको कहते हैं ट्रेड पॉलिसी। अब ट्रेड पॉलिसी में दो चीजें और समझना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। टैरिफ का मतलब क्या है? जब आपके खुद के नेशन में बहुत ज्यादा चीजें बाहर से मंगवाई जा रही है, तो आप लोग कहोगे कि भाई हमारी इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी, अब इन पे ऐसा करो, टैक्स लगा दो। कोई अगर मान लो 10 रुपए की चीज मंगा रहा है, उस पर 100% टैरिफ लगा दो। तो टैरिफ लगाने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इसको 10 रुपए की चीज और 10 रुपए उसे अलग से देनी पड़ेगी, मतलब 20 रुपए देनी पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये लोग थोड़ा रुक जाएंगे। ये हो गया भाई टैरिफ। ये हर नेशन पे डिफरेंट तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। डिफरेंट इसके रेट्स हो सकते हैं। अब मैंने कहा एक होता है आपका टैरिफ, दूसरा है आपका कोटा। ये कोटा जो है इसको भी हम लोग, ये कोटा जो है इसको भी हम क्या करेंगे? नॉन टैरिफ बैरियर। पर बैरियर है ये, बाहर से जितने भी आयात आ रहे हैं ना उसको रोकने के लिए है ये। कैसे? आपने एक लिमिट सेट कर दी, जैसे एक ग्लास के अंदर कितना पानी आ सकता है, इससे ज्यादा आएगा तो वो ओवरफ्लो ही हो जाएगा ना। इसी तरीके से इतना ही आप कोटा दे दिया कि इतना ही आप जो है इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, राइट। तो ये इस तरीके से अपने यहाँ ट्रेड की पॉलिसीज को देखा गया कि भाई टैरिफ और कोटास को इम्पोज किया गया और ट्रेड डील्स को बनाया गया। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए थी फॉरेन ट्रेड, ठीक है। फॉरेन ट्रेड के लिए हम लोगों ने क्या किया? जितने भी चीजें हम लोग यूज कर सकते थे, जितने भी तरीके हम यूज कर सकते थे अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और अपने इंपोर्ट को कम करने के लिए, वहां पे हमने इसमें रिफॉर्म्स लिए। अब मैं कहती हूं इसके मेंस के क्वेश्चंस जो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे मैंने कहा, क्रिटिकली एग्जामिन द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय द इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। फिर मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, हाउ फार डिड द लैंड रिफॉर्म्स, अभी हमने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, अभी वापस रिविजन्स में भी पढ़ेंगे कि भाई अचीव आफ्टर द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। थर्ड मैंने कहा इवैल्यूएट करनी है आपको इकोनॉमिक इंपैक्ट, कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, इससे क्या इंपैक्ट आया, हर एक सेक्टर को लेकर चलना है। और अर्बन और रूरल एरियाज में डिस्पैरिटीज आई और इनकम इनइक्वालिटीज आई, उसको भी आपको समझाना है। तो ये थी कुछ बात इसकी। अब पहले रिविजन्स पे आ जाते हैं। मैंने कहा 3 तरीके के रिफॉर्म्स देखे गए। एग्रीकल्चर मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, लैंड रिफॉर्म्स मतलब कि लैंड रिफॉर्म्स के अंदर आपके आए जिस तरीके से अबॉलिश कर दिए गए बीच के इंटरमीडिएटरीज को, या फिर आप लोगों के लैंड जो थे उस पर सीलिंग्स लगा दी गई और कोऑपरेटिव जो था लैंड जो था उसको लेकर आया गया। फिर जनरल रिफॉर्म्स मतलब इंडस्ट्रीज और इधर की साइड पे क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक किस प्रकार के दौर पे थी। मैंने कहा इकोनॉमिक सिस्टम हमने पढ़ा है। तो इकोनॉमिक सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि भाई यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम 3 प्रकार के थे, सोशलिस्ट था, कैपिटलिस्ट था, मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने कौन सा लिया? हमने मिक्स्ड इकोनॉमी ऑप्ट किया। क्यों? क्योंकि हम लोग सोशलिस्ट बन नहीं सकते थे, हमारे यहाँ पे इतना फंड नहीं था, राइट। हमारे को कैपिटलिस्ट भी चाहिए थे ताकि हमारे समाज को थोड़ा सपोर्ट मिल सके। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम कौन सा था? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, राइट। उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम्स आई थी। मैंने कहा था अब लोगों, अब देखना था सरकार को किस तरीके से चीजें देनी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यही वेलफेयर के लिए किस किस को देना है, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम, ये सभी चीजें गवर्नमेंट को सोचनी थी। ये थी सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपकी। अब बात आई हर चीज सोचने और समझने के लिए आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़ रही थी, जिसके लिए प्लानिंग कमीशन बैठाई गई। और प्लानिंग कमीशन जो थी उसके अंदर 1950 में प्लानिंग कमीशन बैठी, 1951 में पहला प्लान आपका आ गया था। इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर 5 साल के गोल्स डिसाइड किए गए कि 5 साल में हमें ये सब चीजें अचीव करनी है। पहले जो आपके 5 ईयर प्लान था उसमें काफी अच्छी आपको ग्रोथ भी मिली थी, राइट। दूसरा है हमने पढ़ा कि भाई लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, राइट। लैंड की सीलिंग्स के बारे में हमने पढ़ा और कोऑपरेटिव फार्मिंग्स के बारे में हमने पढ़ा कि लैंड को किस तरीके से इकट्ठा करके लोगों को प्रोवाइड करवाया गया। फिर मैं बात करती हूँ कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके आपको हमेशा याद रखने हैं बेनिफिट्स क्या क्या थे कि भाई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, यहाँ पे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया, जीडीपी में काफ़ी ग्रोथ मिली, यहाँ पे अपना स्टॉक भी काफ़ी अच्छा हुआ, राइट। इसके अलावा कहाँ कौन कौन से क्षेत्रों में और चीज़ें इंक्रीज हुई वो बतानी है, पर ड्रॉबैक्स भी इसके साथ साथ बताने हैं, राइट।
ड्रॉबैक्स में इसके आपको क्या क्या बताने कि इससे फर्टिलाइजर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ हुए थे, जिस तरीके से आपके वाटर के अंदर ये, रिवर्स के अंदर ये चले गए थे और यहाँ पे एक्वाकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इससे। इसके अलावा ड्रॉबैक्स क्या क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन से, कि भाई पैदावार जो थी वो ज़्यादा इतनी बढ़ नहीं पाई थी जितना एक्सपेक्टेड था। इस तरीके के आपको ड्रॉबैक्स यहाँ पे लिखने हैं। फिर मैंने कहा एक गवर्नमेंट की ना सब्सिडीज़ होती है। यार ये सब्सिडीज़ क्या है? सब्सिडीज़ मतलब जब गवर्नमेंट कुछ पैसा लोगों को देती है ताकि वो चीज़ों को आसानी से खरीद पाए। सिलेंडर बहुत महंगा है, 1000 रुपए का, तो 500 रुपये गवर्नमेंट प्रोवाइड करिए, 500 आप लोगों को खुद डालने ताकि आप लोग उसको परचेज कर पाओ, राइट। अब इसके क्या है कि भाई एक तो यहाँ पे रिस्क होता है, ठीक है। रिस्क किस तरीके का कि गवर्नमेंट जो है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो लोग वहाँ पे चीज़ों को खरीदेंगे नहीं। उससे अच्छा है तो गुड्स और सर्विसेज को लेने के लिए उसको सब्सिडी दे दी जाए। फार्मर्स जो है वो पुअर है तो उनको सपोर्ट करने के लिए आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। इनकम इनइक्वालिटीज मतलब कि जो आपकी आय है वो सारी आय जो है आपकी एक तरीके में बांटी जाए, उस इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए, इसीलिए आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। ये सारी चीज़ें थी आपकी कि इस पूरे चैप्टर की एक समरी, जहाँ पे फॉरेन ट्रेड था, जहाँ पे हम लोगों ने सब चीज़ें इंक्लूड करी। अब आते हैं वापस आपके एमसीक्यूज पर। तो एमसीक्यूज मैंने बोला था हम लोग यहाँ पे करेंगे। भाई एमसीक्यू में फर्स्ट जो एमसीक्यू था इसका आंसर था, हमारी इंडियन जो थी, इंडियन इकोनॉमी जो थी तब के समय पे क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, लाइसेंस राज था। ये फ्री ट्रेड वाला सिस्टम हमारे यहाँ नहीं था। जहां पे 3 था वहां पे काट दो, आंसर बचा ए, राइट। जिसने ए किया हो वेरी गुड, शाबाश, कुडोस टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन। मैंने कहा ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना आपका, वो था एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड HYV सीड, जिसका वही ड्रॉबैक भी था एक कि रिवर के अंदर वो चीजें मिल रही थी, राइट। ये हो गया आपका इसका आंसर ए। अब मैंने कहा नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिफॉर्म इन इंडिया वाज, भाई इंटरमीडिएटरीज को एलिमिनेट करना था, जितने भी बिचौलिए थे उन सभी को हटाना था, जो उस समय के शासन में जमींदार के नाम से बड़े मशहूर थे। ये थी आपकी आज की क्लास, आपका सेकंड चैप्टर। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसके नीचे कमेंट जरूर करना। इसके आंसर्स अगर आपको खुद को पता थे तो खुद से आंसर्स लिखना, ABCD नहीं, पूरी तरीके से आंसर्स को लिखना। और आप लोग अगर YouTube से ये प्लेलिस्ट को या फिर और चैप्टर्स को भी पढ़ना चाहते हो तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हो आरंभ स्टडी IQ। यहां पे जैसे ही आप जाएंगे चैनल पे तो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। अब इस प्लेलिस्ट के अंदर जाना है आपको और इस प्लेलिस्ट में इकोनॉमी के सारे चैप्टर्स आपको दिख जाएंगे, तो आप इसमें से यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। थैंक यू।